दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है हम अधिकांश इंडियंस ऐसे क्यों दिखते हैं? दुबले पतले हाथ पैर और आगे एक निकला हुआ छोटा सा पेट। क्यों हमारे बड़े बुड्ढों को थोड़ी सी उम्र बढ़ते ही चलने फिरने में दिक्कत होने लगती है? क्यों हम इंडियंस की एवरेज हाइट हर साल कम होते जा रही है, जबकि दुनिया के बाकी देशों की एवरेज हाइट हर साल बढ़ रही है? ये वाकई चौंकाने वाली बात है। दुनिया के ज्यादातर डेवलपिंग देशों में हाइट बढ़ रही है, लेकिन हमारे देश में ये घटते जा रही है। क्या आपने सोचा है क्यों हमारे देश में डायबिटीज के मरीजों की संख्या हर साल बढ़ते जा रही है? दोस्तों, इन समस्याओं का एक बड़ा कारण है और वो है प्रोटीन की कमी। जी हाँ, आंकड़े बताते हैं कि भारत दुनिया के उन देशों में से एक है जहां 80% से अधिक जनसंख्या अपनी जरूरत के मुकाबले कम प्रोटीन खा रही है। विशेषज्ञों के अनुसार हमें रोजाना कम से कम 1 ग्राम प्रोटीन प्रति किलो बॉडी वेट के हिसाब से खाना चाहिए। यानी अगर आपका वजन 60 किलो है तो आपको कम से कम 60 ग्राम प्रोटीन रोज खाना चाहिए। और अगर आप एक्सरसाइज करते हैं या आपके काम में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है तो ये जरूरत बढ़कर 2 ग्राम प्रति किलो वजन तक हो जाती है। लेकिन निराश करने वाली बात यह है कि हमारे देश की 80% से अधिक जनसंख्या 1 ग्राम प्रति किलो वजन वाली जरूरी मात्रा भी पूरी नहीं कर पाती। जहां प्रोटीन खाने का प्रति व्यक्ति वर्ल्ड एवरेज 68 ग्राम प्रोटीन प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है, वहीं भारत में ये एवरेज मात्र 47 ग्राम है, जो कि अफ्रीका के कई गरीब देशों से भी कम है। एक हालिया सर्वे के अनुसार भारत में हर 10 में से 9 लोग अपनी डेली जरूरत से कम प्रोटीन लेते हैं। इसका असर 30 से 55 वर्ष की उम्र वाले 70% लोगों की मसल हेल्थ पर पड़ा है। हालत यह है कि गर्भावस्था और स्तनपान के समय 90% से अधिक महिलाएं भी अपनी प्रोटीन की जरूरत पूरी नहीं कर पाती और इसका सीधा असर उनके बच्चों की सेहत पर होता है। आप शायद सोच रहे होंगे कि भारत में जो गरीबी है उसकी वजह से लोग अपनी डाइट पर ज्यादा खर्चा नहीं कर पाते होंगे और अपने प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाते होंगे, लेकिन ये सच नहीं है। हकीकत में यह कमी ग्रामीण आबादी के साथ साथ रिच अर्बन पॉपुलेशन यानी कि अमीर शहर के लोगों में भी लगभग बराबर मात्रा में मौजूद है। प्रोटीन की कमी बौद्धिक क्षमता को कैसे प्रभावित कर रही है, इसे नोबेल पुरस्कारों की तुलना से देख सकते हैं। दुनिया के अलग अलग धर्मों के बीच नोबेल पुरस्कारों के आंकड़े देखने पर एक दिलचस्प पैटर्न सामने आता है। यहूदी समुदाय दुनिया का आबादी का मात्र 0.2% है, लेकिन नोबेल पुरस्कारों में उसका हिस्सा लगभग 22% है। क्रिश्चियन समुदाय दुनिया की आबादी का लगभग 31% रिप्रेजेंट करता है और उसका नोबेल पुरस्कारों में हिस्सा लगभग 68% है। वहीं हिंदू समुदाय की वैश्विक आबादी लगभग 15% है, लेकिन नोबेल पुरस्कारों में उनका हिस्सा मात्र 0.5%। मुस्लिम समुदाय की आबादी लगभग 25% है, जबकि नोबेल पुरस्कारों में उनका हिस्सा 1.3% है। इन आंकड़ों के पीछे कई कारण हैं, लेकिन खान पान और पोषण इसमें एक अहम भूमिका निभाते हैं। यहूदियों के खान पान में नॉनवेज ऑलमोस्ट कंपलसरी है, जिससे उन्हें बचपन में ही हाई क्वालिटी प्रोटीन और जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं। इसके साथ ही यहूदी समुदाय ऐतिहासिक रूप से व्यापार और फाइनेंस के क्षेत्रों में सक्रिय रहा है, जिससे यह आमतौर पर एक संपन्न समुदाय रहा है। इस आर्थिक समृद्धि के कारण उन्हें हमेशा बेहतर और विविध आहार, विशेषकर पर्याप्त मात्रा में मांस, मछली और अन्य एनिमल प्रोटीन सोर्सेज उपलब्ध रहे हैं। क्रिश्चियन और मुस्लिम समुदाय में नॉनवेज अनिवार्य नहीं है, लेकिन सांस्कृतिक रूप से इसका हिस्सा उनकी डाइट में शामिल रहता है। खासकर यूरोप और अमेरिका के क्रिश्चियन अपेक्षाकृत अधिक संपन्न हैं, जिससे उनकी डाइट में मांस, मछली, अंडे जैसे प्रोटीन समृद्ध चीजों का अनुपात ज्यादा है और यही पैटर्न हम नोबेल पुरस्कारों में भी पाते हैं। यूरोप और अमेरिका के क्रिश्चियंस की नोबेल पुरस्कार दावेदारी बाकी दुनिया के क्रिश्चियन से कई गुना ज्यादा है। दूसरी तरफ एशिया और अफ्रीका के अधिकांश मुस्लिम और क्रिश्चियन आर्थिक रूप से उतने सक्षम नहीं हैं, जिससे उनके आहार में हाई क्वालिटी प्रोटीन का हिस्सा घट जाता है। हिंदू और बौद्ध समुदाय में, खासकर भारत और दक्षिण एशिया में बड़े संख्या में शाकाहारी लोग हैं या बहुत कम एनिमल प्रोटीन लेने वाले लोग हैं। बचपन में लगातार प्रोटीन की कमी मस्तिष्क और शरीर के विकास पर असर डाल सकती है, जिससे जीवन में आगे चलकर उच्च स्तर की बौद्धिक उपलब्धियों पर भी अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि पोषण सिर्फ एक कारक है, असली
इसलिए अंतर शिक्षा की गुणवत्ता, शोध के अवसर, सांस्कृतिक मूल्य और आर्थिक पॉलिटिकल स्थिरता से भी बनता है। लेकिन यह भी सच है कि जिन समाजों में लंबे समय से संतुलित और प्रोटीन समृद्ध आहार उपलब्ध रहा है, वहां औसतन स्वास्थ्य और बौद्धिक क्षमता दोनों बेहतर पाए गए हैं। और यही अंतर हम इन आंकड़ों में भी देखते हैं। एक हालिया सर्वे के अनुसार भारत में लगभग 75% लोग प्रोटीन की कमी से जूझ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि शायद आप भी जो अभी ये वीडियो देख रहे हैं, भले ही एक फाइनेंशियली ठीक ठाक परिवार से हो, फिर भी हो सकता है आप अपनी डाइट में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहे हों। अब से ये सवाल उठता है, ऐसा क्यों है? जो लोग अपनी डाइट पर अच्छा खासा खर्च कर सकते हैं, वे भी अपनी डेली प्रोटीन जरूरत को पूरा क्यों नहीं कर पा रहे? असली समस्या कहां है और इस समस्या को कैसे हल किया जा सकता है, यही हम इस वीडियो में समझेंगे। तो जुड़े रहिए अंत तक। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम प्रोटीन की कमी के कारणों पर बात करें, पहले यह समझना जरूरी है कि प्रोटीन हमें चाहिए ही क्यों। क्योंकि भारत में ज्यादातर लोगों को यह ठीक से पता नहीं होता कि प्रोटीन का असली काम क्या है शरीर में, और ये हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है। प्रोटीन प्रोडिजी नाम के एक सर्वे में 16 शहर की 2000 माताओं से बात की गई। इसमें यह पता चला कि ज्यादातर माताओं को प्रोटीन के फंक्शन के बारे में ठीक से जानकारी नहीं है, और उनके दिमाग में इसे लेकर कई तरह के मिथक भी हैं। जैसे कि 25% माताओं को लगता है कि प्रोटीन से वजन बढ़ता है, और इसी वजह से जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि ये प्रोटीन के बजाय विटामिन और कार्बोहाइड्रेट खाना ज्यादा पसंद करेंगी। और जैसा कि हम जानते हैं, भारत में किचन की जिम्मेदारी ज्यादातर महिलाएं संभालती हैं, और वही यह तय करती हैं कि खाने में क्या बनेगा। प्रोटीन हमारे शरीर में बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ये बात तो आप सभी ने अपने स्कूल की किताबों में जरूर ही पढ़ी होगी। प्रोटीन हमारे शरीर के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूट्रिएंट है, जिसे अक्सर जीवन का आधार कहा जाता है। ये सिर्फ मसल्स बनाने के लिए ही नहीं, बल्कि हमारी बॉडी की हर एक सेल के लिए भी बहुत जरूरी है। यह एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो हमारी बॉडी को सही ढंग से काम करने में मदद करता है। प्रोटीन का सबसे फेमस काम मसल्स बनाना है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं या बहुत अधिक मेहनत वाला काम करते हैं, तो हमारी मसल्स में छोटे मोटे वियर एंड टियर आ जाते हैं। प्रोटीन इन वियर्स एंड टियर्स का रिपेयर करता है और मसल्स को बहुत ही मजबूत बनाता है। यह सिर्फ स्केलेटल मसल्स के लिए ही नहीं, बल्कि स्मूथ मसल्स और हार्ट मसल्स के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, जो हमारे बॉडी के हर ऑर्गन को चलाते हैं। एंजाइम खास तरह के प्रोटीन होते हैं जो हमारी बॉडी में होने वाले केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं। ये डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म और एनर्जी प्रोडक्शन जैसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस में क्रूशियल रोल निभाते हैं। प्रोटीन से बने हुए डाइजेस्टिव एंजाइम्स जैसे अमाइलेज और लिपेज खाने को ब्रेक डाउन करने में हमारी मदद करते हैं, ताकि हमारी बॉडी न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब कर सके। एक एंजाइम 1 सेकंड में लाखों केमिकल रिएक्शंस को ट्रिगर कर सकता है, जिससे हमारी बॉडी की सभी प्रोसेसेस स्मूथली चलते रहती हैं। प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए मैसेंजर्स का काम करने वाले हार्मोन्स के प्रोडक्शन में भी इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। कुछ हार्मोन्स जैसे कि इंसुलिन प्रोटीन से ही बने होते हैं। इंसुलिन ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है। इसके अलावा प्रोटीन हमारे इम्यून सिस्टम का भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंटीबॉडीज, जो कि खास तरह के प्रोटीन होते हैं, वायरसेस और बैक्टीरिया जैसे बाहरी इन्वेडर से लड़कर हमारी बॉडी को बीमारियों से बचाते हैं। जब हमारी बॉडी किसी बाह्य पार्टिकल का सामना करती है, तो ये स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बनाती हैं जो उस पार्टिकल को पहचानकर उसे डिस्ट्रॉय कर देती हैं। कुछ प्रोटीन्स हमारी बॉडी में विटामिन्स, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स को दूसरी जगह ले जाने का काम करते हैं। हेमोग्लोबिन भी एक प्रोटीन है जो लंग्स से ऑक्सीजन को बॉडी के बाकी हिस्सों तक पहुंचाता है। हेमोग्लोबिन के बिना हमारी बॉडी में ऑक्सीजन सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा और हम काम नहीं कर पाएंगे। हेमोग्लोबिन ही हमारे ब्लड को लाल रंग देता है। इसके अलावा प्रोटीन ब्लड में फ्लूइड्स के बैलेंस को भी बनाए रखने में मदद करते हैं। ब्लड में प्रोटीन, खासकर एल्बुमिन, पानी को अट्रैक्ट करके उसे ब्लड वेसल्स के अंदर बनाए रखता है। प्रोटीन की कमी से बॉडी में स्वेलिंग आ सकती है, जिसे एडिमा कहते हैं। जब कार्बोहाइड्रेट और फैट जैसे एनिमल सोर्सेज उपलब्ध नहीं होते, तो हमारी बॉडी प्रोटीन का इस्तेमाल एनर्जी के लिए कर सकती है। हालांकि यह प्राथमिक एनर्जी सोर्स नहीं है और इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब बॉडी को दूसरे सोर्सेज से एनर्जी नहीं मिलती। जब बॉडी प्रोटीन को एनर्जी के लिए यूज करती है, तो ये मसल्स को ब्रेक डाउन करना शुरू कर देती है। इसलिए पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स लेना जरूरी है।
जो प्रोटीन है ये कुछ मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। इन मॉलिक्यूल्स को हम एमिनो एसिड कहते हैं। कुल 20 प्रकार के एमिनो एसिड होते हैं जिससे कि हमारा शरीर का सारा प्रोटीन बना हुआ है। इन एमिनो एसिड को आप एक दीवार बनाने वाली 20 अलग अलग तरह की ईंटों की तरह समझ सकते हैं। मान लीजिए आपको एक घर बनाना है। इस घर को बनाने के लिए आपको 20 तरह की ईंटों की जरूरत है, लेकिन आपके पास ईंटें बनाने वाली सिर्फ एक मशीन है जो 11 तरह की ईंटें बना सकती है। ये वो ईंटें हैं जो आपके पास हमेशा मौजूद रहती हैं, क्योंकि आप इन्हें जब चाहें तब बना सकते हैं। ये गैर आवश्यक यानी नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड हैं जिन्हें हमारा शरीर खुद ही बना लेता है, लेकिन उस घर को पूरा करने के लिए बाकी 9 तरह की ईंटें भी चाहिए और आपकी मशीन उन्हें नहीं बना सकती। इन ईंटों को आपको बाजार से ही खरीदना पड़ेगा। ये वो 9 ईंटें हैं जो आपके पास तभी होंगी जब इन्हें बाहर से लेकर आएंगे। ये आवश्यक यानी एसेंशियल एमिनो एसिड हैं जो हमारे शरीर में नहीं बनते और हमें हमारे भोजन में इन्हें बाहर प्रोटीन से ही लेना पड़ता है। ठीक इसी तरह हमारे शरीर को अपने सभी काम करने और स्वस्थ रहने के लिए इन 20 अमीनो एसिड की जरूरत होती है। 11 अमीनो एसिड तो हमारा शरीर अपने आप बना लेता है, लेकिन बाकी 9 के लिए उसे हमारे विशेष प्रकार के प्रोटीन युक्त खाने पर निर्भर रहना पड़ता है। इसीलिए यह जरूरी है कि हम संतुलित और पौष्टिक आहार लें जिसमें प्रोटीन के अच्छे और अलग अलग स्रोत जैसे दालें, दूध, अंडे, सोयाबीन या मांस शामिल हों। ऐसा करने से हमें वे सभी 9 आवश्यक एमिनो एसिड मिल जाते हैं जिससे हमारा शरीर ठीक से काम करता रहे। हाँ, ये सही है कि अगर हम मांस को हमारी डाइट में शामिल कर लें तो प्रोटीन गोल को आसानी से हासिल कर सकते हैं, लेकिन भारत इस मामले में पीछे रह जाता है। IMRB के एक सर्वे के मुताबिक 84% शाकाहारी भारतीय डाइट प्रोटीन डेफिशिएंट हैं और 65% नॉन वेजिटेरियन भी डाइट प्रोटीन की कमी से जूझ रहे हैं। इसका सीधा मतलब है कि हम जिस तरह का खाना खा रहे हैं उसी में कोई गड़बड़ है, यानी हमारा फूड कल्चर भी इस कमी के लिए काफी हद तक जिम्मेदार है। जैसे एक आम भारतीय थाली को देखिए, माँ के हाथ का खाना। लोग इसके नाम से इमोशनल हो जाते हैं, खासकर वो लोग जो घर से दूर रहते हैं। इसमें एक कटोरी दाल, थोड़ी सी सब्जी, साथ में चावल या रोटी होती है। स्वाद और सेहत के मामले में ये बाहर के खाने से बेहतर है, लेकिन इसमें पर्याप्त प्रोटीन नहीं होता। अगर आप रोज यही खा रहे हैं तो आपका रोजाना का प्रोटीन का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा हिस्सा कार्बोहाइड्रेट का है जो गेहूं और चावल से आता है। यही सबसे बड़ी वजह है कि इंडियंस की डाइट मुख्यतः कार्ब आधारित है, क्योंकि हमें ज्यादा चावल या गेहूं ही खाने को मिलता है। असल में ऐसा हमेशा से नहीं था। हमारे पूर्वज ऐसा खाना नहीं खाते थे। कुछ पीढ़ी पहले तक हमारी थाली में कई तरह के अनाज, खासकर मिलेट्स यानी बाजरा जैसे शामिल होते थे। मेरी दादी बताती हैं कि जब गेहूं आमतौर पर पैदा नहीं होता था और बाजरा भी बहुत कम पैदा होता था, तब मूंग और मोठ ही आहार का मुख्य हिस्सा था, यानी ये प्रोटीन बेस्ड डाइट थी। साथ ही सब्जी कम होने के कारण दूध और दही के साथ खाना खाया जाता था, जो कि प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। मैं थे जो छोटा हा भी टाइम पर खाने का मैं क्या बनाता? खिचड़ी सग हाँ, खट्टू खिचड़ी क्या बनाता? खिचड़ी तो मोट वाले ही बनाता। अच्छा, खिचड़ी का मैं मोट और बाजरो का मिल लेता। एक और लो मोट होगा प्रोटीन, यानी कि बी टाइम पर खाने का मैं वो खा लेता। अच्छा, रोटी क्या बनाता माँ? मोटी बाजरे की रोटी। रोटी भी मोट बाजरे की बनाता। इसका मतलब ये है कि उस समय मोठ चूंकि एक प्रकार की दाल है, इसमें प्रोटीन की मात्रा होती है। तो 1965 से पहले भारत में प्रोटीन डाइट के अंदर ज्यादा मात्रा में होता था। लेकिन आजादी के बाद सबसे बड़ी चुनौती थी फूड सिक्योरिटी। इसके लिए हरित क्रांति शुरू हुई, जिसमें गेहूं और चावल की खेती को बढ़ावा दिया गया ताकि ज्यादा लोगों का पेट भरा जा सके। धीरे धीरे मिलेट्स यानी बाजरा और दालों की जगह गेहूं और चावल ने ले ली, लेकिन प्रोटीन के मामले में गेहूं और चावल बहुत अच्छे स्रोत नहीं हैं। एक गेहूं की रोटी में सिर्फ 2 ग्राम और 100 ग्राम पके हुए चावल में मात्र 2.5 ग्राम प्रोटीन होता है। ऊपर से इनका प्रोटीन करेक्टेड एमिनो एसिड स्कोर यानी PDCAA स्कोर भी कम है, जबकि सबसे अच्छे स्कोर वाले प्रोटीन एनिमल सोर्स से आते हैं, यानी कि मांस या दूध से। भारत में एक सामान्य नॉनवेज की थाली में प्रोटीन की मात्रा अक्सर कम होती है,
क्योंकि इसमें मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें रोटी और चावल की मात्रा ज्यादा होती है। नॉनवेज जैसे चिकन या मटन को अक्सर एक साइड डिश की तरह परोसा जाता है जिसकी मात्रा शरीर की रोजाना प्रोटीन की जरूरत को पूरा करने के लिए काफी नहीं होती। एक 60 किलो के व्यक्ति को हर दिन लगभग 48 से 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए, लेकिन एक आम थाली से मुश्किल से 20 से 25 ग्राम प्रोटीन ही मिल पाता है। यह प्रोटीन की कमी का कारण बनता है, जिससे मांसपेशियां कमजोर हो सकती हैं और थकान महसूस होती है। इस समस्या से निपटने के लिए थाली में दाल, पनीर, दही या सोयाबीन जैसे प्रोटीन से भरपूर चीजों की मात्रा बढ़ाना बहुत जरूरी है। यही वजह है कि भारत में नॉनवेज थाली भी प्रोटीन डेफिशिएंट है। वेज थाली में तो क्वालिटी प्रोटीन ढूंढना और भी मुश्किल है। कई लोग सोचते हैं दालें अच्छा प्रोटीन स्रोत है, सही है, लेकिन हमारा पकाने का तरीका दिक्कत पैदा करता है। पकाते समय ज्यादा पानी डालकर हम इसे शोरबा जैसा बना देते हैं, जिससे एक कटोरी दाल में मुश्किल से 5 ग्राम प्रोटीन रह जाता है, और वो भी ज्यादातर चावल या रोटी के साथ ही खाया जाता है। अगर दाल को प्रोटीन स्रोत की तरह लेना है तो उसकी मात्रा बढ़ानी होगी या सीधे दाल ही खानी होगी। इसके साथ अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो अंडा, मछली और मांस को नियमित रूप से डाइट में शामिल करना चाहिए। पनीर, दही और सोया चंक्स भी अच्छे क्वालिटी प्रोटीन स्रोत हैं। वहीं वेगन लोगों के लिए बीन्स, नट्स और सोया ही मुख्य विकल्प हैं, लेकिन इनकी बायो अवेलेबिलिटी एनिमल प्रोटीन से काफी कम होती है। समस्या ये है कि भारत में आप वेज हैं या नॉन वेज, ये समझदारी से कम और भावनाओं से ज्यादा चलता है। लोग एनिमल प्रोडक्ट्स तो भावनाओं में आके छोड़ देते हैं, लेकिन पोषण की कमी पूरी करने के लिए उतनी मेहनत नहीं करते। आदत बदलना मुश्किल है, लेकिन भावनाओं में आकर कुछ छोड़ देना आसान। भारत में वैसे भी शाकाहारी लोगों की आबादी काफी बड़ी है और उनके लिए वीगन हो जाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। हमारा देश भावुक लोगों का देश है, जहां अकल से ज्यादा भावनाओं से काम लिया जाता है। सीधे साधे लोग दिमाग से कम और दिल से ज्यादा सोचते हैं। आजकल कई धर्मगुरु मंचों से लोगों को नॉनवेज छोड़ने को कह रहे हैं और लोग उनकी बातों में आकर भक्ति भाव में बहकर उसे छोड़ देते हैं। लेकिन क्या वो ये बताते हैं कि शाकाहारी डाइट को हेल्दी कैसे बनाया जाए? बिल्कुल नहीं। उनका पूरा जोर लोगों को गिल्ट में डालने पर रहता है। बेटा मांस तो मांस है ना, चाहे बकरे का हो चाहे बाप का हो। अंतर क्या है ये बताओ? खुद का बाप बाप है और मुर्गा खा जाओ, मतलब तुम्हारा कैसे युवा हो, कैसे सनातनी हो, तुम स्वाद के लिए किसी की हत्या कर रहे हो। जब प्रोटीन की कमी देश में खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है, तो जो थोड़ा बहुत प्रोटीन लोग किसी तरह ले पा रहे हैं, उसके लिए भी उन्हें गिल्ट में डालना सही नहीं है। ऊपर से सोशल मीडिया के दौर में कई सेल्फ प्रोक्लेम डॉक्टर, नेचुरोपैथ और झोलाछाप लोग हैं जो प्रोटीन को लेकर गलत जानकारी फैला रहे हैं। लोगों की डाइट पहले से गड़बड़ है, और अगर गलती से किसी को सही जानकारी मिल भी जाए तो ये लोग उन्हें भी गुमराह करने में लगे रहते हैं। भारत में प्रोटीन की कमी के कई कारण हैं: धार्मिक, सांस्कृतिक, नैतिक, आर्थिक और जागरूकता की कमी। लेकिन इनमें सबसे एक बड़ा कारण सांस्कृतिक है, यानी हमारी खाने की आदतें। हम थोड़ी सी दाल, सब्जी और साथ में रोटी चावल खाकर मान लेते हैं हमने पूरा और हेल्दी खाना खा लिया, जबकि हकीकत में उसमें पर्याप्त प्रोटीन नहीं होता। ये बात चाहे शाकाहारी हो या मांसाहारी, दोनों पर लागू होती है। जरूरत है हम अपनी थाली में ऐसे स्रोत बढ़ाएं जहां से क्वालिटी प्रोटीन मिले, और ऐसे खाद्य पदार्थ कम करें जो पेट तो भरते हैं लेकिन प्रोटीन के अच्छे स्रोत नहीं हैं, जैसे रोटी और चावल। लेकिन यह बदलाव सुनने में जितना आसान है, करने में उतना ही मुश्किल है, क्योंकि ऐसा लो प्रोटीन हाई कार्ब खाना अब हमारे कल्चर का हिस्सा बन चुका है। और जब कोई चीज कल्चर बन जाती है तो उसे बदलना मुश्किल होता है। ज्यादातर लोग अपने परिवार के साथ रहते हैं जहां सबका खाना एक साथ बनता है। अगर आप अपनी डाइट बदलना चाहें तो जरूरी नहीं सबको पसंद आए, और जो खाना बनाता है उसके लिए भी झंझट का काम है। खासकर हमारी माताएं जो सालों से एक ही तरह का खाना बना रही हैं, वे इस बदलाव के लिए आसानी से राजी नहीं होती और अक्सर कह देती हैं तुम्हें ज्यादा प्रोटीन चाहिए तो अपना खाना खुद बना लो। लेकिन कल्चर कोई ऐसी चीज नहीं जिसे बदला नहीं जा सकता। जैसे गेहूं और चावल की खेती ने हमारे फूड कल्चर को बदला था, वैसे ही लोगों में जागरूकता लाकर इस फूड कल्चर को भी बदला जा सकता है।